हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट 5th जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट का जो सबसे पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसको हम देखेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं इस यूनिट के बारे में क्या कह रहा है। सबसे पहले चैप्टर्स देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 15 है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, 16 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, 17 locomotion and movement, then neural control, and the last chapter of human physiology is chemical coordination and integration। ठीक है, एक चैप्टर और हुआ करता था डाइजेशन वाला, वो हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। The reductionist approach to study of life forms resulted in increasing the use of physico-chemical concepts and techniques. Majority of these studies employed either surviving tissue model or straight away cell free system। क्या कह रहा है कि जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है लाइफ फॉर्म को पढ़ने का, वो क्या परिणाम दिया है? परिणाम ये दिया है कि फिजिको केमिकल प्रोसेसेस को इनके कॉन्सेप्ट को और इनके टेक्निक को बढ़ावा दिया है। कौन सा अप्रोच? रिडक्शनिस्ट अप्रोच। मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज़, जो कि मेजरली आप जो स्टडीज़ इसके अंदर करते हैं फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट और टेक्निक का, इसमें जो मेजॉरिटी आप स्टडीज़ करते हैं वो किसके ऊपर फोकस करता है? ईदर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल या फिर डायरेक्टली सेल फ्री सिस्टम मॉडल पे। ठीक है, एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिजल्टेड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नॉलेज का कहीं एक्सप्लोजन हुआ। नॉलेज का एक्सप्लोजन मतलब क्या कि आपने धीरे धीरे चीज़ें सीखी, धीरे धीरे आपका एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन इन द सेंस कि आपके पढ़ाई में, आपके सीखने में, आपके नॉलेज में एवोल्यूशन हुआ, और उस एवोल्यूशन का रिजल्ट हुआ कि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वास्तव में आने से आपने बहुत सारी चीज़ें जान ली। क्या हुआ आगे देखिए। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी बिकेम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी किसकी तरह सिनोनिम हो गया? सिनोनिम मतलब पर्याय हो गया। किसका पर्याय हो गया? बायोकेमिस्ट्री का और बायोफिजिक्स का। However, it is now being increasingly realized that neither a purely organismic approach or not purely reductionist approach, molecular approach would reveal the truth about biological processes or living phenomena। मतलब ये कह रहा है कि आप अगर किसी एक अप्रोच के हिसाब से सभी लिविंग फिनोमेना या फिर आप सभी लाइफ फॉर्म्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे तो आप फंस जाओगे। फंस इन द सेंस कि आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे, ट्रुथ को वास्तव में आप समझ नहीं पाओगे। उसके लिए आप ऐसे समझ सकते कि हर तरीके से सोचना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक तरीके को साथ में लेके चलना होगा, तब जाके कहीं आप कोई बातें समझ पाएंगे लाइफ फॉर्म के रिगार्डिंग। आप रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का अप्रोच ले लो या फिर प्योरली ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच ले लो, तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से लाइफ फॉर्म को नहीं समझ सकते। Systems biology make us believe that all living phenomena are emergent properties due to interaction among components of the system under study। क्या कह रहा है कि जो सिस्टम्स बायोलॉजी होता है वो क्या किया, वो उसने हमें बिलीव करा दिया। क्या बिलीव कराया? कि सभी जो लिविंग फिनोमेना हैं वो क्या हैं? इमरजेंट प्रॉपर्टी हैं। किसकी वजह से? इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अंडर स्टडी। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या है? लिविंग फिनोमेना। ठीक है, रेगुलेटरी नेटवर्क्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सुप्रामोलिकुलर असेंबलेंस, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेनिजम्स एंड इंडीड पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज ईच क्रिएट इमरजेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर या फिर कहें इस यूनिट के अंदर मेजरली ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्रोसेस को देखोगे, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ब्लड है, सर्कुलेशन है, लोकोमोशन है। ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं किस टर्म में? सेलुलर और मॉलिक्यूलर टर्म्स में। लास्ट के 2 चैप्टर्स किस पे पॉइंट आउट किए गए हैं? कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन ऑफ बॉडी इवेंट्स एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पे कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इवेंट्स होते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं।
अब हम अपने चैप्टर पे आ गए हैं। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फिर आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस मैकेनिज्म से आप ब्रीद करते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जानने को मिलेगा, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी, और रेगुलेशन कैसे होता है, और लास्ट में आप जाएंगे तो आपको डिसऑर्डर्स भी जानने को मिलेंगे। देखिए, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, किस लिए, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किस लिए, टू ब्रेक डाउन, किसको ब्रेक डाउन करना है, सिंपल मॉलिक्यूल्स को। कैसे सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, इस तरीके की चीज़ों को, किस लिए, टू डिराइव एनर्जी, डिराइव एनर्जी को क्यों ड्राइव करना है, वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। CO2 विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जब जब कुछ टूटता है तो वो कैटाबॉलिक होता है, जब कुछ जुड़ता है तो वो एनाबॉलिक होता है। चूँकि आप ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, इनको तोड़ करके एनर्जी बना रहे हो, दैट मीन्स ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ये इसलिए एविडेंट है कि O2 कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाए, किसको, सेल्स को, और CO2 लगातार बाहर निकाला जाए। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, O2 आप एटमॉस्फेयर से लिए और जो CO2 आपके सेल्स में प्रोड्यूस हुआ उसको आप बाहर कर दिए, दैट इज ब्रीदिंग। और इसे कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। इज इट रेस्पिरेशन? नो, रेस्पिरेशन इज नॉट दिस, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। ब्रीदिंग इज जस्ट मैकेनिज्म ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस। ओके, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, चेस्ट पे हाथ रखें, आप फील करेंगे कि आपका चेस्ट अप एंड डाउन मूव कर रहा है। आपको ये पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ब्रीद कर रहे हो। कैसे आप ब्रीद करोगे या फिर आप कैसे ब्रीद करते हो, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, किसकी मदद से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसको डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर के सेक्शन में या फिर कहें इस चैप्टर के अंदर। चलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को कुछ देख लेते हैं। जैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर, किस पे डिपेंड करता है ये, हैबिटेट पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये कैसे O2 को एक्सचेंज करते हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, यानी कि उनकी पूरी बॉडी सरफेस पे जो सेल्स होते हैं उनकी मदद से डिफ्यूज़न करते हैं। अर्थवर्म्स अपने मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं, और इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसे आप ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। और किस लिए ये यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर ले जाने के लिए ये यूज करते हैं। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसे आप गिल्स कहते हो, और इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हो, ये यूज किया जाता है किसके द्वारा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्कस के द्वारा, जहाँ की या फिर वेस्कुलराइज्ड बैग जो कि लंग्स जिसे बोलते हो, इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस क्या यूज करती हैं, गिल्स का यूज करते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू। एम्फीबियंस, किस तरह के एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग, ये कैसे रेस्पायर कर सकता है, अपने मॉइस्ट क्यूटिकल जिसे आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हो। आगे चलते हैं, अब हम सीधे आ गए अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की ओपनिंग है, किसके ऊपर, आपके अपर लिप के ऊपर, ठीक है। ये कहाँ जाता है, इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर। अपर लिप के ऊपर जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वो नेजल चैम्बर में खुलता है, किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू। और जो नेजल चैम्बर है वो कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेजल चैम्बर में खुलता है नेजल पैसेज के थ्रू, और नेजल जो चैम्बर होता है वो फेरिंग्स में खुलता है, ठीक है। और फेरिंग्स क्या है, ये एक ऐसा पोर्शन है
आपके बॉडी का, यानी कि ये नाक के अंदर, जहाँ पे आपका फूड और एयर दोनों जाए। नाक के अंदर मतलब आप मुंह से भी उधर ही जाओगे और नाक से भी उधर ही जाओगे। तो फेरिंग्स ऐसा जगह है जहाँ पे आपका फूड और एयर दोनों एक साथ अवेलेबल होते हैं। फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? लैरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स किधर ओपन होगा? लैरिंग्स रीजन में। और लैरिंग्स रीजन से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया की तरफ। लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि किस में हेल्प करता है? साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए उसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जब आप भोजन को स्वॉलो करते हो तो ग्लॉटिस क्या होता है? कवर्ड होता है। किसके द्वारा? एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है? ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट कराता है लैरिंग्स में। ठीक है, ऐसे दो ट्यूब टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से फेरिंग से फूड और एयर दोनों आ रहा है अंदर, तो ये क्या करता है? एयर को ऐसे एक फ्लैप लाइक होता है जो आपके फूड पाइप को या फिर कहीं लैरिंग्स को ढक देता है जब ये फूड ईसोफेगस के रास्ते अंदर जाता है। ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करता है। एक सेकेंड। ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करता है मिड थोरेसिक कैविटी तक। और क्या करता है ये? किस लेवल पे डिवाइड होता है? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड होता है। कौन डिवाइड होता है? ट्रैकिया। ठीक है, किस में डिवाइड होगा? राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, जिसे आप प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हो। फिर से सुनिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेजल चैम्बर में खुलता है, नेजल पैसेज के थ्रू। फिर ये जो नेजल चैम्बर होता है फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स फूड और एयर दोनों कंटेन करता है। फेरिंग्स जाता है लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स विंड पाइप, लैरिंग्स साउंड बॉक्स होता है, उसके ऊपर ऐसे एक एपिग्लॉटिस होता है जो कि खाने की एंट्री को प्रिवेंट करता है। वहाँ से जब आप आएंगे तो उसमें कार्टिलेजिनस फ्लैप टाइप के लगे होते हैं। किसमें? सॉरी जस्ट अ सेकेंड। आप वहाँ से जब नीचे आएंगे तो ट्रैकिया होता है। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है? स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है। और ये किस लेवल पे डिवाइड होता है? 5th थोरेसिक वर्टिब्रे पे। ठीक, किस में डिवाइड होगा? राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। और वो जो ब्रोंकाई होता है, जो पहला डिवीजन होता है, उसे आप प्राइमरी डिवीजन बोलते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। हर एक ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, हर एक ब्रोंकाई आगे भी डिवीजन करती रहती है। किस लिए? सो दैट इट फॉर्म्स सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ऐसे इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल ऐसे होता है। द ट्रैकिया, अब ऐसे एक बार पैसेज देख लीजिए कैसे हो रहा है। देखिए, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद में क्या आता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ट्रैकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, इन्हें आप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के साथ सपोर्ट करते हो कुछ ऐसे तरीके से। हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या करता है? नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई को जन्म देता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई का ब्रांचिंग नेटवर्क, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग्स। ये क्या करते हैं? लंग्स को बनाते हैं। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं जो कि किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? डबल लेयर्ड प्लूरा के द्वारा। और इसके पास क्या होता है? एक प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? सरफेक्टेंट होता है, जो कि डबल लेयर्ड प्लूरा, मतलब प्लूरा की डबल लेयर होती है और इनके बीच में मौजूद होता है क्या? प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ऑन द लंग सरफेस। द अदर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द thoracic lining, whereas inner pleural membrane is in contact with the lungs surface. ठीक है, the part starting with external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts from the respiratory or exchange part of the respiratory system. तो 2 पार्ट होता है। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कह रहा है? देखिए,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नाक से जो स्टार्ट हो रहा है पार्ट वहाँ से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। जबकि जो एल्वियोलाई होते हैं और उनके डक्ट होते हैं उन्हें आप रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट कहते हो। किस चीज़ का है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपका कंडक्टिंग पार्ट है। वहाँ से आगे आपका जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई और उनके डक्ट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना एटमॉस्फेरिक एयर्स को एल्वियोलाई तक और क्लियर करना फॉरेन पार्टिकल से, उसे ह्यूमिडिफाई करना और ऑल्सो ह्यूमिडिफाई करना, नमी लाना, इसके साथ में उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लाना, ये भी उसी का काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का। जबकि एक्सचेंज पार्ट साइट होता है एक्चुअल डिफ्यूजन का, जहाँ पे CO2 और O2 एक्सचेंज करते हैं किन के बीच में, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। देखिए जो लंग्स होता है वो सिचुएट करता है कहाँ पे, थोरेसिक चैम्बर के अंदर, जो कि एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर होता है। थोरेसिक चैम्बर कैसे बनता है, डॉर्सली, डॉर्सल साइड से किससे, वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सल मतलब पीछे, पीछे किससे सपोर्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली बाय स्टर्नम, यानी सामने की तरफ क्या होता है, पेट की साइड किससे कवर होता है, स्टर्नम से। लेटरली साइड में क्या होता है, रिब्स होते हैं। एंड दी लोअर साइड, लोअर मतलब नीचे की तरफ क्या होता है, डोम शेप का डायफ्राम होता है। एनाटॉमिकली सेटअप ऐसा होता है लंग का कि एनी चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा किस में, पल्मोनरी कैविटी के अंदर। ऐसा अरेंजमेंट ही जरूरी, क्यों जरूरी, सो दैट ब्रीदिंग हो सके। हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। समझ आई बात, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन समझते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। देखिए रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले होता है ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी हवा गया, हवा बाहर आया, किसके द्वारा, एटमॉस्फेरिक एयर से ड्रॉन करते हैं अंदर और CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, यानी कि O2 को अंदर देते हैं और CO2 को बाहर फेंकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, CO2 O2 क्या होते हैं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। अब O2 और CO2 को डिफ्यूज करना है किन के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे आप, O2 को यूटिलाइज करेंगे किसके द्वारा, सेल के द्वारा, किस लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। और रिजल्ट क्या मिलेगा, CO2 का रिलीज होगा कहाँ पे, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि आप चैप्टर 12 में डील कर चुके हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। देखिए अब अगली चीज़ है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि वास्तव में ब्रीदिंग होगा कैसे। देखिए ब्रीदिंग के अंदर दो स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है इंस्पिरेशन, जिसके अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को आप अंदर लेते हो, और दूसरा होता है एक्सपिरेशन, जिसके द्वारा एल्वियोलर एयर को आप बाहर फेंक देते हो, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का अंदर आना और बाहर जाना लंग्स के द्वारा, ये कैसे कैरी आउट किया जाता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करके। ये प्रेशर ग्रेडियंट किन के बीच में आप क्रिएट कर रहे हो, लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में, यानी लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में आप प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हो। इंस्पिरेशन होता है कैसे, कैसे होगा, अगर आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर, जो कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहलाता है, वो क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। आप ऐसे समझ लीजिए कि एयर जो मूव होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अगर आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम होगा बाहर के प्रेशर के मुकाबले, तो जो बाहर का हवा है वो आपके अंदर चला जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हो, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हो अपने लंग्स के अंदर, किसके मुकाबले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। और यही काम आप एक्सपीरेशन में करते हो। एक्सपीरेशन में क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को आप हाई कर देते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले, और आपका
क्या होता है, जो हवा होता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर जो प्रेशर है वो कम है, आपके लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो आपका लंग्स जो हवा है उसको बाहर फेंक देगा। डायफ्राम है जो आपके पास, वो स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, अच्छा सॉरी, डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, कौन से स्पेशलाइज, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, किन के बीच में मौजूद हैं, ये रिब्स के बीच में मौजूद है। ये क्या मदद करते हैं, ये इस ग्रेडियंट को क्रिएट करने में मदद करते हैं। इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होता है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यानी डायफ्राम आपका सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इससे क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम है थोरैसिक चैम्बर का वो बढ़ जाता है। किस डायरेक्शन में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करता है, आपके रिब्स को ऊपर की तरफ उठाता है, एंड द स्टर्नम, और जो आपका स्टर्नम होता है वो क्या कॉज करता है, इंक्रीज करता है किसमें, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। किस डायरेक्शन में, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर, ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है, कह रहा है कि एक मिनट, थोरैसिक वॉल्यूम में ओवरऑल इंक्रीज होता है, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी आपके थोरैसिक वॉल्यूम में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, और वही जो चेंज होता है वो आपके पल्मोनरी वॉल्यूम में शो होता है। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव्स इनटू लंग्स। क्या होता है कि जब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, और ऐसे में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फोर्स के साथ बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि आपके लंग्स के अंदर चला जाएगा, और इसी चीज़ को आप कहते हो इंस्पिरेशन। और जब यही मसल्स डायफ्राम रिलैक्स करते हैं, यानी रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स का, वापस अपनी शेप में आते हैं, तो डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूसेस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। यानी कि क्या होगा, जैसे ही रिलैक्स करेंगे तो इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जैसे ही अपने वॉल्यूम को कम मतलब रिड्यूस किया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, वो बढ़ गया, और किससे बढ़ गया, स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, और इस ऐसे में क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी लंग्स से जो हवा है वो बाहर चला जाता है, और इसी को आप एक्सपीरेशन कहते हैं। हमारे पास एबिलिटी है इंक्रीज करने के लिए, किसकी, क्या इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, इन दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, किसकी मदद से, एडिशनल मसल्स की मदद से, जो कि आपके एब्डोमेन यानी पेट के अंदर मौजूद होते हैं। एक हेल्दी आदमी 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेता है, और जो वॉल्यूम इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, और ये जो वॉल्यूम है उसको आप किससे मापते हैं, एक मशीन से जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर, जिसका बहुत ज़्यादा क्लिनिकल असेसमेंट, पल्मोनरी फंक्शंस के क्लिनिकल असेसमेंट के लिए हेल्प होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं क्या हो रहा है, एयर कैसे जा रहा है। सबसे पहले आपका रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक इंक्रीज्ड, जब ये बाहर की तरफ हो रहे हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो जा रहा है, और ऐसे में एयर अंदर आ गया। जबकि नीचे में जाएंगे तो क्या हो गया, नीचे में जब आप जाएंगे तो रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल साइज पे आ रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और डायफ्राम जो है वो अपनी पोजीशन में आ रहा है, और ऐसे में एयर बाहर की तरफ निकल गया।
ये एक फिगर और बचा था जो कि आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, कुछ खास नहीं है, बस देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, इस फूड पाइप को या फिर कहें लैरिंग्स को, सॉरी विंड पाइप को प्रोटेक्ट करना। ये लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स। ये क्या है, ये है लैरिंग्स साउंड बॉक्स। ये ट्रैकिया है, ये देखिए कार्टिलेजिनस रिंग्स यही हैं, यही कार्टिलेजिनस रिंग्स है। आप जब आगे चलेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ देखिए ब्रोंकस है, कट एंड्स ऑफ रिप्स के कट एंड्स है, ठीक है। ये लंग्स हैं आपके, यहाँ पे आपका डोम शेप का डायफ्राम है, यहाँ पे हर्ट मौजूद है, इसलिए स्लाइटली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नॉच जैसा बना होता है जिसे आप कार्डियक नॉच बोलते हो, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई है, प्लूरल फ्लूइड है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक। तो ये वाला जो है वो स्लाइटली अप टाइप का होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को सीखेंगे। अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे आपका है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो हवा आप इंस्पायर करते हो या फिर एक्सपायर करते हो उसी को आप टाइडल वॉल्यूम बोलते हो। ये कितना होता है, लगभग 500 ml तक का ये होता है। हेल्दी मैन 6000 से 8000 ml पर मिनट इंस्पायर या एक्सपायर करता है, ठीक। इसे आप क्या बोलते हो, टाइडल वॉल्यूम। फिर से देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर और अंदर फेंकते हो उसी को आप टाइडल वॉल्यूम बोलते हो। ये लगभग 500 ml तक का होता है और हेल्दी आदमी कम से कम, ठीक है, 6000 से 8000 ml तक का एयर पर मिनट में इंस्पायर और एक्सपायर करता है। IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कि एडिशनली आप कितना इंस्पायर करते हो फोर्सिबली, कितना आप इंस्पायर करते हो फोर्सिबली। ये लगभग 2500 से लेकर 3000 ml तक का होता है, यानी कि इतने के अलावा कितना आप फोर्सिबली अपने अंदर कंटेन कर सकते हो। और यही चीज़ एक्सपायरेटरी में है कि एडिशनली आप फोर्स करके कितना एक्सपायर कर सकते हैं। ये लगभग 1000 से 1100 ml तक का होता है। ये सब वॉल्यूम आपको लिख के याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट्स। रेजिडुअल वॉल्यूम ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में बच जाता है इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सफुली आप एक्सपायर करो तब भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बच जाता है वो होता है आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये लगभग 1100 से 1200 ml तक का होता है। कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को आप ऐड करके डिस्क्राइब अब वन कैन डिराइव अलग अलग पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को आप डिराइव कर सकते हो, जिसका आप क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज करते हो। जैसे सबसे पहला जो टर्म है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, एक पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि एक इंसान कितना ज़्यादा एयर इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल। तो ये क्या है, टीवी और आईआरवी। अब आप सीधे ऊपर आइए, टीवी और आईआरवी देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज़ व्हाट, टाइडल वॉल्यूम इज़ नॉर्मली कितना इंसान एक्सपायर और इंस्पायर कर रहा है, इट इज़ 500 ml। और फोर्सिबली कितना इंस्पायर कर पाएगा, 2500 से 3000 तक का। 2500 से 3000 यानी कि ये 3000 से लेके कितना हो जाएगा, 3000 से लेके 3500 ml तक का हो जाएगा। यहाँ देखिए तुरंत आइए यहीं पे, तो आईसी क्या हो जाएगा, 3000 से लेके 3500 तक का। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सेम यही चीज़ है, टाइडल वॉल्यूम 500 है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आपका 1100 से 1000 से 1100 ml तक का है। अब आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, 1000 से 1100 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1500 से लेके
1000 से 1100 था ना, 1500 से लेके 1600 तक का ये ईसी हो जाएगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आपके लंग्स में रह जाएगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना बचेगा, तो ये है आरवी। आरबी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 1100 से 1200 ml। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना होता है, ये होता है 1000 से 1100 ml तक। इनको जब आप जोड़ दोगे तो आपका फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये कहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि पर्सन ब्रीद कर सकता है फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद। इसके अंदर क्या आता है, ERV आता है, TB आता है और IRV आता है। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब फोर्सिबली आपने एक्सपायर कर दिया तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हो, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की, जिसे आप बोलते हो TLC। TLC क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आपका लंग्स अकोमोडेट कर सकता है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना आपका लंग्स संभाल सकता है फोर्सिबली इंस्पिरेशन के बाद। इसके अंदर क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, ERV, TB एंड IRV और द वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक। अब मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ बढ़ते। देखिए हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी रिवीजन जैसा प्लान कर रहे हैं कि आपको रिवीजन जैसा आपको समझाएंगे। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके लिए आपको कह रहा है कि एल्वियोलाई प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो इट इज़ एल्वियोलाई। एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, किसका, O2 और CO2 का। आगे कह रहा है कि O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि नॉर्मली जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वो टोटली सोलोली किस पे बेस्ड होता है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। Solubility of gases as well as the thickness of the membranes involved in the diffusion are also important factors that can affect the rate of diffusion। फिर क्या कह रहा है कि गैसेस की क्या solubility है, इसके साथ में आपके membranes की कितनी thickness है, ये भी diffusion में involve होते हैं। ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपके rate of diffusion को alter कर सकते हैं। Pressure contributed by an individual, कितना प्रेशर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और इसे आप किससे दिखाते हो, P से दिखाते हो। तो PO2 इज फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। आगे कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड ऑफ डिफ्यूजन इज गिवन बिलो। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 दिया गया है अलग अलग साइड पे। एंड फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर डेटा जो दिया गया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू सिमिलरली फॉर CO2। यानी कि ब्लड से CO2 की आपके एटमॉस्फेरिक एयर से लेके आपके टिश्यू तक, और सेम यही चीज़ होता है O2 के लिए। देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाईएस्ट होता है और CO2 का लोएस्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई की तरफ बढ़ते हो पार्शियल प्रेशर O2 का घटना शुरू हो जाता है और CO2 का बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अबंडेंट अमाउंट में आपके टिश्यू के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है जबकि आपका O2 यूटिलाइज हो रहा है। तो जो चीज़ यूटिलाइज होगा उसका प्रेशर, उसका अमाउंट कम होगा, जो चीज़ प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट और यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो आप ऐसे देखिए टिश्यू के अंदर आपका 40 प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर किसका है, ऑक्सीजन का, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 45 है। अब ब्लड के अंदर देखते हैं, ब्लड दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड एक डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड के अंदर O2, डीऑक्सीजनेटेड के अंदर देखिए O2 कितना है, 40 है, जबकि CO2 कितना है, 45 है। यही चीज़ आप ऑक्सीजनेटेड के अंदर देखोगे तो 95 है आपका O2 और 40 है आपका CO2।
ये अब हम लंग्स के अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए आपने एयर को इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, ठीक। यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का दिया गया है। ये यहाँ से क्या कहाँ गया है, हार्ट के अंदर गया है, जहाँ पे यहाँ देखिए पल्मोनरी वेन क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। यहाँ देखिए सिस्टमिक वेन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा है, सिस्टमिक आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। अब यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि सिस्टमिक आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे सिस्टमिक वेन्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। और लास्ट में आप ये दोनों चीज़ें ला के आपके टिश्यू में लेके आ रहा है और टिश्यू के अंदर ही यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। Similarly, a gradient pressure is present. A gradient is present for CO2 in the opposite direction from tissue to blood and blood to alveoli. जैसे जैसे CO2 दिख रहा है, क्या कह रहा है कि एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू O2। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कह ये रहा है कि जो CO2 होता है वो सॉल्युबल ज़्यादा होता है, 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के मुकाबले। इस वजह से CO2 जो डिफ्यूज होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर मच हायर देन, मतलब CO2 ज़्यादा आसानी से या फिर कहें ज़्यादातर डिफ्यूज बड़े आसानी से हो जाता है क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑक्सीजन के मुकाबले 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। The diffusion membrane is made up of 3 major layer। diffusion membrane 3 मेजर लेयर से बने होते हैं जिनका नेम क्या है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरी एंडोथीलियम, बेसमेंट सब्सटेंस जो होता है जो कि किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। सिंपल सी चीज़ क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैपिलरीज और एल्वियोलाई के अंदर। हाउएवर इसका टोटल थिकनेस जो होता है वो बहुत कम होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर। इसलिए सारे फैक्टर्स हमारे बॉडी के फेवरेबल होते हैं O2 के टिश्यू से, ऐसे समझ लीजिए O2 का एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ जाना और CO2 का टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ जाना, इसको सपोर्ट करने के लिए बड़े फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। अब देखिए कैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड मीडियम है ट्रांसपोर्ट कराने का O2 और CO2 का। लगभग 97% O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, RBC के द्वारा जो कि ब्लड में मौजूद होता है, जबकि 3% बचा हुआ O2 डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो याद रखिएगा O2 का ट्रांसपोर्ट 97% थ्रू RBC, जबकि 3% डिजॉल्व प्लाज्मा के रूप में होता है। नियरली 20 से 25% ऑफ CO2 किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, RBC के द्वारा। 70% कैसे होता है, बाई कार्बोनेट के द्वारा, और 7% CO2 के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के रूप में। ठीक, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC के अंदर। O2 क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन के साथ एक रिवर्सिबल मैनर में और ऐसा फॉर्म करके क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी करता है लगभग 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की प्राइमरी रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा या कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, O2 के पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर दी अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। कौन कौन से अदर फैक्टर होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2,
हाइड्रोजन आयन का, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑल्टर कर सकते हैं। एक सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है जब परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ प्लॉट किया जाता है। तो देखिए सिग्मॉइड कर्व को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे सिंपल से समझिए सिग्मॉइड कर्व क्या है, एस टाइप का कर्व है। जब कम मॉलिक्यूल बाइंड थे ऑक्सीजन के तो ये देखिए बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए एक कार है जिसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। एक लोग बैठे तो ये देखिए तेज़ी से बढ़ा, ये एक लोग बैठे फिर यहाँ भरा, फिर एक बैठे फिर ये आगे बढ़ा, फिर यहाँ एक बैठे फिर आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आपका सीट फुल हो गया तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे ये सीधे बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे आने के बाद में सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन मीन्स व्हाट, कि यहाँ से आगे कोई और इसके अंदर नहीं बैठ सकता, या फिर कहें इसके बाद और कोई मॉलिक्यूल आके इसके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इसलिए यह इस टाइप का सिग्मॉइड कर्व बनता है कि सबसे पहले सीट ही सीट है, सीट ही सीट है, सीट ही सीट है, और जब एक बार लोग भर जाते हैं तो सारे सीट फिल हो जाते हैं। आगे चलते हैं। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए। किस चीज़ की स्टडी करने के लिए, इफेक्ट फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये बड़ा हेल्पफुल होता है। H+ कॉन्सेंट्रेशन भी इसके अंदर आता है, इनको भी समझने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। क्या ये इस टाइप का सिग्मॉइड कर्व ऑन बाइंडिंग विद O2 विद होमोग्लोबिन, ठीक है। एल्विलाई के अंदर जहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का हाई है और CO2 का कम है, H+ कॉन्सेंट्रेशन कम है और टेम्परेचर लो है, ठीक है। यानी एल्विलाई के अंदर सारी चीज़ें कम हैं, ठीक है। H+ कॉन्सेंट्रेशन लो, टेम्परेचर लो, और ये सारे फैक्टर फेवरेबल हैं किस चीज़ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती कराने के लिए ये सारे फैक्टर हेल्पफुल हैं। जबकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है, CO2 का हाई है, H+ कॉन्सेंट्रेशन हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कराने में हेल्प करता है। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि O2 क्या होता है, बाउंड होता है किसी हीमोग्लोबिन के साथ इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड इन टिश्यू, यानी आपके लंग के अंदर O2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है जबकि आपके टिश्यूज़ के पास जाके ब्रेक हो जाता है। अराउंड 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आप लेते हैं तो ये लगभग 5 ml ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन कैरी करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर। आगे चलते हैं। CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 ज़्यादातर हीमोग्लोबिन के साथ अगर जाएगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि लगभग 20 से 25% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग होती है वो ज़्यादातर किससे जुड़ी हुई होती है, पार्शियल प्रेशर से। किसके पार्शियल प्रेशर, CO2, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एक मेजर फैक्टर है जो कि इनकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। जब पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है, O2 का लो होता है टिश्यू के अंदर, तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ सके। जब पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होता है, ऑक्सीजन का हाई होता है एल्विलाई के अंदर, तो ऐसे में CO2 और हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन होता है वो फेवरेबल हो जाता है आपके एल्विलाई के अंदर। ऐसे आप समझिए कि जो आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है इसका डिसोसिएशन हो जाता है एल्विलाई के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, टेम्परेचर लो होता है। CO2 जो कि हीमोग्लोबिन से बाउंड होता है फ्रॉम टिश्यूज टू डिलीवर्ड एट द एल्विलाई। CO2 को कहाँ हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाना होता है, एल्विलाई के पास। RBC क्या कंटेन करता है, बहुत हाई अमाउंट में एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ कहाँ मौजूद होता है, RBC के अंदर भी और
प्लाज्मा के अंदर भी। तो ये जो एंजाइम होता है वो इस रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में घुमा सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O के प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेस से जब रिएक्ट करता है तो H2CO3 बनाता है, और यही जो होता है वो HCO3- और H+ के रूप में भी टूट सकता है, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ चल सकते हैं बड़ी आसानी से। टिश्यू के साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई है, ये किस वजह से है? कैटाबॉलिज्म की वजह से है। CO2 डिफ्यूज होता है ब्लड के अंदर RBC और प्लाज्मा में, और क्या बनाता है? HCO3 एंड H+। एल्वियोलर साइड पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होता है, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, जिससे क्या होता है? CO2 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस प्रकार CO2 ट्रैप होता है बाइकार्बोनेट के रूप में टिश्यू लेवल पे, और ट्रैप टू द एल्वियोलाई इज रिलीज्ड आउट SCO2। और देखिए, आपके एल्वियोलाई में बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रैप होता है टिश्यू लेवल पे, और जब ये एल्वियोलाई के पास जाता है तो ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। हर 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ठीक, हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन को कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती है या फिर कैसे रेगुलेट करती है। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स के पास एबिलिटी है किस चीज़ की? मेंटेन करने की या फिर मॉडरेट करने की रेस्पिरेटरी रिदम को। किस चीज़ के लिए? अपने बॉडी टिश्यू के डिमांड के हिसाब से। ये कैसे होता है? न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। इसके लिए स्पेशलाइज सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं आपके मेडुला रीजन पे ब्रेन के अंदर, जिसे आप रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कहते हो, और ये प्राइमरीली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रेगुलेशन के लिए। एक और सेंटर होता है जिसे आप, जो कि पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसे आप कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या कहते हो आप? न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। और ये क्या करता है? मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इनके फंक्शन को मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल्स, इस सेंटर से न्यूरल सिग्नल जो होते हैं वो क्या रिड्यूस करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को, एंड देयर बाई आफ्टर द रेस्पिरेटरी रेट। और अगर आपके इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम होगा तो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो भी ऑल्टर हो जाएगा। एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है जो कि कहाँ से सिचुएट करता है? रिदम सेंटर के बगल में, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस क्या एक्टिवेट करते हैं? सेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि सिग्नल करता है रिदम सेंटर को नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के लिए। किसके अंदर? रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर। बाई विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड, जिसकी वजह से H+ और CO2 को बाहर फेंका जाए। रिसेप्टर्स कुछ एसोसिएट होते हैं किसके साथ? एओर्टिक आर्क के साथ एंड कैरोटिड आर्टरी, ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं CO2 और H+ के कॉन्सेंट्रेशन में, और नेसेसरी सिग्नल्स भेजते रहते हैं रिदम सेंटर्स को रेमिडियल एक्शंस के लिए। ऑक्सीजन का रोल रेगुलेशन ऑफ रिदम के अंदर क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। कुछ डिसऑर्डर से जैसे कि है एस्थमा और एम्फाइसीमा। एस्थमा क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, और क्या कॉज करता है? वीजिंग कॉज करता है। किसकी वजह से? आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स में इन्फ्लामेशन की वजह से। एम्फाइसीमा क्या होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपके एल्वियुलर वॉल डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, और इसका मेजर कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। लास्ट आपका डिसऑर्डर क्या? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है? कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, और आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बॉडी का वो इसको कोप नहीं कर पाता है इस सिचुएशन को, और लंग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा समय तक इन्फ्लामेशन लीड कर सकता है, जिससे क्या होता है? फिब्रोसिस होता है। फिब्रोसिस क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू जो आपके लंग्स के अंदर मौजूद होता है, और इसकी वजह से क्या होगा? आपके लंग्स को सीरियस डैमेज कॉज करेगा। ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? अच्छा, ये
ज़्यादातर किसको होता है, वर्कर्स को होता है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। और क्या कह रहा है कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स को शुड वियर द प्रोटेक्टिव मास्क। समरी देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म और प्रोड्यूस करते एनर्जी अलॉन्ग विथ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि शरीर के लिए हार्मफुल होता है। एनिमल ने अपने आप को इन्वॉल्व किया है डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने के लिए, एंड रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम देयर, और CO2 को वहाँ से सेल से हटाने के लिए। हमारे पास वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 लंग्स होते हैं और एसोसिएटेड एयर पैसेजेज होते हैं इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। पहला स्टेप रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर इंस्पायर किया जाता है और एल्व्यूलर एयर को बाहर एक्सपायर किया जाता है। O2 का एक्सचेंज और CO2 का एक्सचेंज डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड एल्व्यूलाई के अंदर कैसे होता है, ब्लड के द्वारा होता है। O2 और CO2 का ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल आर द अदर स्टेप्स इन्वॉल्व। सिंपल सी चीज़ क्या कह रहा है कि O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के अंदर, और O2 का सेल के द्वारा जो यूटिलाइजेशन होता है जिसे आप सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हो, ये कुछ और प्रोसेसेस हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे कैरीड आउट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करके एटमॉस्फेयर और एल्वुलाई के बीच में आप प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। किसकी मदद से, स्पेशलाइज्ड मसल्स की मदद से, जिसको आप इंटरकॉस्टल और डायफ्राम मसल्स बोलते हो। एयर की वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। आप स्पायरोमीटर की मदद से इन चीज़ों को नाप सकते हो जिसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। O2 और CO2 का एक्सचेंज एल्वुलाई और टिश्यू के अंदर कैसे होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन का रेट किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, O2 के और CO2 पे। उनके सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन सरफेस पे भी डिपेंड करता है। फैक्टर्स इन our body facilitate diffusion of O2 from alveoli to the deoxygenated blood as well as the oxygenated blood to the tissue। ये सारे फैक्टर्स किस लिए फेवरेबल हैं, CO2 का डिफ्यूजन ऑपोजिट डायरेक्शन में कराने के लिए, किससे, टिश्यू से एल्वुलाई की तरफ। ऑक्सीजन ज़्यादातर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, जहाँ पे ऐसे देखिए एल्वुलाई के अंदर आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा जो कि ईजिली डिसोसिएट हो जाता है टिश्यू के पास, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन बदल जाती है। टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हाई हो जाता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। इस वजह से लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है, RBC के अंदर भी पाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर भी डिजॉल्व रहता है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा कैरी किया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। किस रूप में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। टिश्यू के अंदर जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई है, ये बाउंड हो जाता है ब्लड के साथ, जहाँ पे जबकि एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का लो है, हाई है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और उस स्थिति में उसको ब्लड से बाहर निकलना पड़ता है। रेस्पिरेटरी रिदम कैसे मेंटेन होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स के द्वारा, जो कि मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स रीजन में मौजूद होता है, और एक कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला के पास होता है जो कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को ऑल्टर कर सकता है। तो इस चैप्टर को हमने बहुत कम समय में लगभग 54 से 55 मिनट के अंदर निपटा दिया। आई होप आप इसे रिवीजन करेंगे और आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।